नमस्कार विद्यार्थियों, इससे पहले हमने 4 पाठ हमने पढ़ लिए और 4 जो अध्याय हमने पढ़े उन 4 अध्याय के बारे में आज अपना आता है 5वां अध्याय सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया उत्साह कविता। उत्साह का मतलब क्या होता है? जोश। उत्साह का मतलब जोश, उत्सुकता, जानने की इच्छा, क्रांति के बारे में। अब इनका थोड़ा हम जीवन परिचय पढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी का जीवन परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी का जीवन परिचय, सबसे पहले इनका जन्म स्थान। सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म हुआ बंगाल के, 2 नाम मिलते हैं, एक तो मेदिनीपुर में मिलता है और आपकी किताब में आया है महिसादल। बंगाल में महिसादल नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। कब? 1899 में, सन 1899 में इनका जन्म हुआ और यहीं पर ही इनकी औपचारिक शिक्षा पूरी हुई। यहीं पर इनकी औपचारिक शिक्षा भी इनकी यहीं पर ही पूरी होती है। 9th क्लास तक इन्होंने पढ़ाई की थी। इनके पिता का नाम, सूर्यकांत त्रिपाठी के पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी। पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी बताया गया। इन्होंने औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद स्व अध्ययन करके, घर पर ही स्व अध्ययन करके संस्कृत भाषा को सीखा। बंगाल में थे तो बांग्ला भाषा को सीखा, संस्कृत को सीखा, बांग्ला भाषा को सीखा और उस वक्त समय था अंग्रेजों का, तो भाषा सीखी अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा का क्या किया? अध्ययन किया। अंग्रेजी भाषा का इन्होंने अध्ययन किया। वापिस से इनका जीवन परिचय देखते हैं। आता है, अक्सर पूछा जाता है कि कोई भी एक आपको राइटर दे देंगे या पोएटर दे देंगे, कोई भी एक लेखक या कोई भी एक कवि दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इनका जीवन परिचय अपने शब्दों में लिखो। इनका जीवन परिचय अपने शब्दों में लिखो। याद करना है, रटना नहीं है, समझना है। वापिस से देखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी उर्फ निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी उर्फ निराला, जो कि कबीर के फक्कड़ जीवन को जीने वाले, प्रतिनिधित्व करने वाले थे, उसका प्रतिनिधि करने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म होता है जो है बंगाल में। जन्म कहाँ हुआ? बंगाल में। जन्म हुआ बंगाल में। बंगाल में कहाँ? महिसादल नामक स्थान पर। कहाँ पर? महिसादल नामक स्थान पर। कब हुआ इनका जन्म? 1899 में। कब हुआ इनका जन्म? 1899 में। कहाँ पर हुआ? महिसादल नामक स्थान पर। कहाँ पर है ये? बंगाल में। कहाँ पर है ये? बंगाल में। औपचारिक शिक्षा इन्होंने कहाँ पर प्राप्त की? दरबार लेकर महिसादल में। महिसादल में इन्होंने क्या किया? महिसादल के अंदर इनकी औपचारिक शिक्षा प्राप्त होती है। औपचारिक शिक्षा प्राप्त इन्होंने कहाँ पर की? महिसादल में। इनके पिता का नाम क्या बताया जाता है? पंडित राम सहाय त्रिपाठी। पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी बताया जाता है। इन्होंने स्व अध्ययन करके कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा, बांग्ला भाषा और अंग्रेजी का अध्ययन किया। यहाँ तक आई समझ में? संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा का इन्होंने अध्ययन किया। बाल्य अवस्था के अंदर ही इनके माता और पिता का देहांत हो गया। माता और पिता का क्या हो गया? देहांत हो गया। बचपन में इनके माता पिता का क्या हो गया? देहांत हो गया। और युवा अवस्था के अंदर आते एक महामारी फैली और इस महामारी के कारण इनकी पत्नी, भाई, भाभी और चाचा जी का भी क्या हो गया? चाचा चाची का भी क्या हो गया? देहांत हो गया। चाचा चाची का भी क्या हो गया? देहांत हो गया। लास्ट में, अंत में इनकी एक पुत्री थी, परम जो है इनके बिल्कुल, उस पुत्री का नाम आता है सरोज। इस सरोज नामक इसकी पुत्री का भी देहांत हो जाता है और इसी सरोज नामक इनकी पुत्री का देहांत हो जाने के कारण इन्होंने इनकी याद में मृत्यु का जो साक्षात्कार किया वो इनकी सरोज स्मृति के अंदर देखने को मिलता
होता है। इनकी सरोज जब इनकी पुत्री की जब मृत्यु होगी तो इनकी अंतरात्मा को झिझोर कर दिया, और अंतरात्मा को झिझोरने के कारण इनकी जो भी करुणा है, जो व्यथा है, वो व्यथा आपको सरोज स्मृति में देखने को मिलती है। अब इनके ऊपर सूर्यकांत त्रिपाठी के ऊपर किन किन के विचार? रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी के विचारों से ये प्रभावित है, विवेकानंद जी के विचारों से ये प्रभावित है। इन्होंने जीवन, इनका जो जीवन है वह जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था, और अपने लोग आत्मजनों के असामाजिक निधन हो जाने के कारण, मतलब असामयिक निधन हो गया, बिल्कुल उनकी उम्र ही नहीं थी और उनकी मृत्यु हो गई, जिनके कारण इनको भीतर तक इनको तोड़ दिया। इनका खुद का देहांत होता है 1961 में, इनका देहांत होता है 1961 में। अब वापस एक बार इनकी बात करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी का जीवन परिचय पढ़ रहे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म हुआ बंगाल में कहा, महिषादल में। कब हुआ? 1899 में। बंगाल के महिषादल में 1899 में सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म हुआ। औपचारिक शिक्षा इन्होंने महिषादल में प्राप्त की। इनके पिता का नाम रामसाई त्रिपाठी बताया गया है। इन्होंने स्वअध्ययन करके संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया, और बाल्यावस्था में इनके माता पिता का देहांत हो गया। बाल्यावस्था में आते इनके माता पिता का देहांत हो गया, और युवावस्था तक आते हुए एक महामारी फैली, और इस महामारी के कारण इनकी पत्नी, भाई, भाभी और चाचा चाची का भी देहांत हो गया, और इनकी पुत्री सरोज की भी मृत्यु हो गई। और इसी सरोज की मृत्यु के बाद में इन्होंने अंतरात्मा को तोड़ कर दिया, झिझोर कर दिया। इसकी करुण व्यथा को इन्होंने सरोज स्मृति में लिखा। इनके ऊपर रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी के विचारों का प्रभाव पड़ता है। इनका देहांत 1961 में हुआ। इनके जो अपनी पुत्री के नाम था, इनकी पुत्री का नाम सरोज था, और इसी की याद में इन्होंने कौन सा लिखी? सरोज स्मृति लिखी। यहाँ तक बात है समझ में? आगे देखते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी के जीवन परिचय में हमने जाना कि सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म हुआ बंगाल की का महिषादल में। कब? 1899 में। औपचारिक शिक्षा इन्होंने वहीं से प्राप्त की, औपचारिक शिक्षा वहीं महिषादल से प्राप्त की। स्वअध्ययन करके कौन सी? स्वअध्ययन करके इन्होंने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। पिता का नाम पंडित रामसाई त्रिपाठी बताया गया। बाल्यावस्था के अंदर इनके माता पिता का हो गया देहांत, माता पिता की हो गई मृत्यु। युवावस्था तक आते भाई, भाभी, चाचा चाची और पत्नी का हो जाता है देहांत। इनकी पुत्री सरोज की मृत्यु ने इनको अंतरात्मा को झिझोर कर दिया। इसकी याद में इन्होंने जो ग्रंथ लिखा वो सरोज स्मृति कहलाती है। आगे इनके ऊपर विवेकानंद और विवेकानंद जी वह रामकृष्ण परमहंस के विचारों का प्रभाव पड़ा। इनकी मृत्यु 1961 के अंदर बताई गई है। इनकी जो मृत्यु 1961 के अंदर हुई, ये जो इनका था जीवन परिचय। अब इनका साहित्यिक परिचय देखते हैं। रामकृष्ण परमहंस का साहित्यिक परिचय। रामकृष्ण परमहंस का साहित्यिक परिचय। तो इन्होंने हिंदी साहित्य के अनेक विधाओं में अपनी लेखनी चलाई।
अनेक विधाओं के अंदर अपने लेखन चले, अनेक विधाओं में यानी इन्होंने गद्य भाग के अंदर भी लिखा, पद्य भाग यानी कि इन्होंने कविताएं लिखी, नाटक, उपन्यास, आलोचना आदि क्षेत्र में लेखन का कार्य किया। इन्होंने काव्य रचना के अतिरिक्त कहानी, उपन्यास, आलोचना में लेखन चलाई, लेकिन इनकी जो मुख्य पहचान मिली, वो इनकी मिलती है कवि के रूप में। कवि के रूप में इनकी मुख्य पहचान होती है कि इनकी जो कविताएं हैं उनके रूप में इनकी पहचान मिलती है। इसके अलावा इन्होंने अनेक पत्र और पत्रिकाओं का भी संपादन किया। अनेक पत्र और पत्रिकाओं का भी इन्होंने क्या किया? संपादन किया। अनेक पत्र और पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया था। अब इनकी प्रमुख जो रचनाएं आती है, प्रमुख रचनाएं, सूर्यकांत त्रिपाठी की प्रमुख रचनाएं, अक्सर पूछा जाता है कि इनकी 2 रचनाएं लिखी या 3 रचनाएं लिखी है। प्रमुख रचनाएं कौन-कौन सी है? सूर्यकांत त्रिपाठी की प्रमुख रचनाएं। सूर्यकांत त्रिपाठी की प्रमुख रचनाएं सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो अनामिका। सूर्यकांत त्रिपाठी की प्रमुख रचनाओं के अंदर सबसे पहले आती है अनामिका, फिर आती है परिमल, दूसरी आती है परिमल, अनामिका, परिमल, फिर आती है गीतिका, गीतिका, फिर आती है तुलसीदास, फिर आती है नए पत्ते, फिर आती है कौन सी? नए पत्ते, फिर आती है राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा के बाद में कौन सी आती है? सरोज स्मृति, कौन सी आती है? सरोज स्मृति, सरोज स्मृति के बाद में और कौन सी आती है? प्रभावती, प्रभावती, प्रभावती के बाद में अगर और आपसे पूछे और कौन सी आती है तो अलका, कौन सी आती है? अलका, और पूछे तो अबरा। ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी गई है। अब इनका साहित्यिक परिचय हमने पढ़ा। साहित्यिक परिचय के अंदर देखा कि इन्होंने अनेक विधाओं के अंदर अपनी लेखनी चलाई थी और इसके काव्य रचनाओं के साथ साथ इन्होंने कविता, नाटक, उपन्यास, आलोचना और कहानियां के तौर पर इन्होंने लेखन कार्य किया। लेकिन इनकी जो मुख्य पहचान है, वो इनको मिली कवि के रूप में। वो इनको किसके रूप में मिलती है? कवि के रूप में मिलती है। और इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का भी क्या किया? अनेक पत्र पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया। इनकी प्रमुख रचनाएं जो मानी गई है, इनकी प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, प्रभावती, अलका और अपरा मानी गई है। अब अगर इसकी बात करते हैं तो इनकी और अगर इनसे बात करते हैं तो इन्होंने जो विद्रोही स्वभाव के में कविता के भाव को शिल्प जगत में सबसे ज्यादा प्रयोग किया और इन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया। किसका किया? मुक्त छंद का। इन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया। मुक्त छंद का प्रयोग किया था इन्होंने। छंद कौन सा था इनका? मुक्त छंद। और इसके अलावा इन्होंने विद्रोह, क्रांति, विद्रोह है, क्रांति और प्रेम की तरलता, प्रकृति का विराट तथा स्वास्थ्य में कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोग संभव किए। छायावादी रचनाकारों में इन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित और पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति इनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, यानी जो लोग इनसे जो वर्ग जिस पर शोषण किया जा रहा है, जिसकी उपेक्षा की जा रही है, उनके प्रति इन्होंने अपनी कविता में सहानुभूति दिखाई।
इन्होंने उनके प्रति अपनी कविता में क्या दिखाई, सहानुभूति दिखाई, और इसके साथ में शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव दिया। यानी जो इसको शोषण कर रहा है उसको उसका रोकना, उसका प्रतिकार करना, और जिसके ऊपर शोषण किया जा रहा है उसके प्रति शोषण, उसके प्रति सहानुभूति उजागर करना। और इनकी जो निराला रचनावली में इनके 8 खंडों में इनका साहित्यिक परिचय जो है पूरा प्रकाशित हुआ था। वो हुआ था 8 खंडों में। कितने खंडों में? मैथिली इनका तुलसीदास का भी होता और इनका भी होता है 8 खंडों के अंदर। 8 खंडों के अंदर इनका जो प्रमुख जो साहित्यिक जो था, ये साहित्यिक जीवन जिसको कहा जाता है साहित्य, 8 खंडों के अंदर इसका संपूर्ण साहित्य प्रकाशन हुआ था। संपूर्ण साहित्य कितने खंडों में हुआ? 8 खंडों में। संपूर्ण साहित्य कितने खंडों में? 8 खंडों में। इनका निराला साहित्य के नाम से, किसके नाम से हुआ था? निराला रचनावली। निराला रचनावली के नाम से 8 खंडों में इनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित हुआ था। इनका संपूर्ण साहित्य कितने खंडों में? 8 खंडों में। किसके नाम से? निराला रचनावली के नाम से प्रकाशित हुआ था। उनके विद्रोह स्वभाव में कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोग दिए। इसके अलावा इन्होंने क्या किया? इन्होंने विस्तृत सारोकार की कविता, दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम, विकलता और प्रकृति का विराट का उद्धत चरित्र इनकी रचनाओं में उपस्थित था। यानी कि किसी के ऊपर अगर शोषण किया जा रहा है तो उसके प्रति ये सहानुभूति रखते थे, और शोषण करने वाले के लिए ये टकराव की भावना भी उपस्थित रखते थे। तो इस तरीके से इनका पूरा जीवन परिचय होता है। वापिस से अगर हम इनका जीवन परिचय देखते हैं तो इनका जन्म हुआ बंगाल के महिषादल में 1899 में। औपचारिक शिक्षा इन्होंने महिषादल में प्राप्त की। स्वयं अध्ययन करके संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। पिता का नाम राम साहेब त्रिपाठी बताया। बाल्यावस्था में माता पिता का यहाँ देहांत हो जाता है। युवावस्था तक आते आते भाई भाभी, चाचा चाची और पत्नी का देहांत हो गया, और अंत में इनकी पुत्री सरोज का भी देहांत हो जाता है। सरोज की मृत्यु ने इनकी अंतरात्मा को झंझोर कर दिया। उसकी याद में इन्होंने जो लिखा वो सरोज स्मृति कहलाया। इनके ऊपर विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ता है, और इनकी मृत्यु या इनका देहांत 1961 के अंदर हो जाता है। अब इनके साहित्यिक परिचय देखते हैं तो साहित्यिक परिचय के अंदर इन्होंने अनेक विधाओं के अंदर लेखन कार्य किया। इनकी कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में लेखनी चलाई, लेकिन इनकी प्रमुख पहचान कवि के रूप में मानी जाती है। इनकी कविता में विद्रोह, क्रांति और प्रेम की तरलता देखने को मिलती है। शोषण और शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति और शोषण करने वाला जो होता है उसके प्रति टकराव की भावना भी देखने को मिलती है। इन्होंने मुक्तक छंद का प्रयोग किया। इन्होंने किस छंद का? मुक्तक छंद का प्रयोग किया। इनकी संपूर्ण जो साहित्यिक जो खंड है, इनकी संपूर्ण जो साहित्य 8 खंडों में निराला रचनावली के नाम से प्रकाशित हुआ। 8 खंडों में निराला रचनावली के नाम से प्रकाशित हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं अनामिका, अनामिका के बाद परिमल, परिमल के बाद में गीतिका, और गीतिका के बाद तुलसीदास, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, प्रभावती, अलका और अपना बताई गई है। इस तरीके से सूर्यकांत त्रिपाठी का पूरा जीवन परिचय हमें देखने को मिलता है। ओके, थैंक यू। चलो उत्साह। अपने जो सूर्यकांत त्रिपाठी का जो ये कविता है वह है उत्साह के नाम से। उत्साह जो है क्या है? उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान का मतलब बुलाने वाला गीत है। किसको बुला रहे हैं इसमें बुला रहे हैं बादलों को, और बादलों के माध्यम से संबोधित कर रहे हैं। बादल निराला का एक प्रिय विषय रहा है, यानी कि इसी के ऊपर ये लिखते थे, ज्यादातर बादलों के ऊपर ये लिखते थे। कविता में बादल क्या है? बादल एक पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा, पीड़ित वर्ग है और प्यासा है, पानी नहीं है उसके पास, उन लोगों की आकांक्षा। आकांक्षा का मतलब इच्छा को पूरा करने वाला, आकांक्षा पूरा करने वाला, इच्छा को पूरा करने वाला है। तो दूसरी तरफ बादल क्या है? एक नई कल्पना है। एक तरफ तो ये है, तो दूसरी ओर बादल को क्या बताया? एक नई कल्पना, एक नई सोच बताया है। बादल को किसके बारे में? एक नई कल्पना के बारे में बताया, नई सोच के बारे में बताया, जो एक नए अंकुर के लिए विध्वंस, पलवन और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। यानी नई कल्पना और क्रांति की भावना को उजागर करने वाला है।
और इसी के साथ कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों ही है, कल्पना भी है और साथ में क्रांति की चेतना भी है। निराला इसे नवजीवन और न्यूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं, यानी इसको किसके रूप में, नवजीवन या फिर न्यूतन कविता। और इसी की फिर आगे दूसरी है, अट नहीं रही है। उत्साह के बाद में अगली जो कविता वो है अट नहीं रही है। ये फाल्गुन की मादकता को प्रकट करती है। अट नहीं रही है, फाल्गुन का महीना, फाल्गुन का अट नहीं रही है, ये कविता है। फाल्गुन का महीना कब आता है, फाल्गुन का महीना भारतीय महीने का सबसे अंतिम महीना है। फाल्गुन का महीना किसे कहते हैं, भारतीय महीने का सबसे अंतिम महीना होता है, उसको फाल्गुन का महीना कहा जाता है। और इसी महीने में आती है होली, इसी महीने में क्या आती है, होली। और कार्तिक के महीने में क्या आती है, कार्तिक के महीने में आती है दीपावली। तो फाल्गुन के महीने की मादकता को, क्योंकि इस फाल्गुन के महीने के अंदर क्या सरसों पक जाती है, सरसों की जो फसल है वो पक जाती है, गेहूं की फसल है वह भी पक जाती है, तो इसकी मादकता को उस प्रकट करती है कवि फाल्गुन की सर्वव्यापक सुंदरता। तो अनेक संदर्भ में इसी महीने में जब पूरी खेत के अंदर पूरे जो पीला दिखाई देता है, पूरी तरीके से जो प्राकृतिक जो जीवन है वो फैल जाता है, तो उसको देखता है। और जब उसका मन प्रसन्न होता है तो वह हर तरफ फाल्गुन के सौंदर्य उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन और लय ने कविता को भी फाल्गुन की तरफ बहुत सुंदर और ललित बना दिया। इस प्रकार उत्साह और अट नहीं रही है, दोनों कविताएं यहाँ पर आई। एक जो है नवीन जो पीड़ित और प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने के साथ साथ दूसरी ओर नई कल्पना को उजागर करने वाली कविता उत्साह जो बादल को संबोधित करते हुए रही, जो कि इनका सूर्यकांत त्रिपाठी जी का एक प्रमुख और विषय रहा। और इसी के साथ अट नहीं रही है, ये फाल्गुन महीने को प्रदर्शित करने वाली विशेषता रही। इस प्रकार ये दोनों ही कविताएं आपके इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। इन कविता को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।